हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सीबीएसई 2026 रिवीजन सीरीज। और आज की इस वीडियो में हम केवल एक टॉपिक ही रिवाइज करने वाले हैं और ये टॉपिक आपकी ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड है और टॉपिक है इरिगेटेड एग्रीकल्चर एंड रेनफेड एग्रीकल्चर। और ये टॉपिक बहुत स्कोरिंग है और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से बार बार आने वाले क्वेश्चन में से एक है। So in just a few minutes, let's clearly understand the concept, differences and exam ready points. Okay. So question क्या है आपका? That is distinguish between irrigated and rain-fed agriculture in India. तो आखिर ये irrigated और rain-fed agriculture होता क्या है और इससे related differences पूरे concept को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जाने कि आखिर एग्रीकल्चर का क्लासिफिकेशन इरिगेटेड और रेन-फेड में किस बेसिस पर होता है। तो ये एक्चुअली डिपेंड करता है on the main source of moisture. किसके ऊपर में? On the basis of main source of moisture. अब moisture for what? Moisture for crops. कि crops में कितना moisture चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करता है और उसी के बेसिस पर हम फार्मिंग को क्लासिफाइड करते हैं टू डिफरेंट कैटेगरीज में, दैट इज इरिगेटेड एंड रेन-फेड एग्रीकल्चर। स्टूडेंट यहाँ पर एक और भी वर्ड लिखा है, दैट इज बरनी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, What is बरनी? कि आखिर ये बरनी क्या है? तो बरनी is what? It is another name of rain-fed farming. Okay? So what is बरनी? बरनी is another name of rain-fed farming. चलो अब इन दो पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब सबसे पहले इरिगेटेड फार्मिंग, कि आखिर ये इरिगेटेड फार्मिंग क्या होती है। तो अगर हम बात करें इरिगेटेड फार्मिंग, यानी जिसमें हमें पानी की जरूरत जो है एक्स्ट्रा पड़ती है, जहां पर हम पानी कैसे देते हैं कि बारिश जो हुआ है दैट इज नॉट सफिशिएंट, तो हम अलग से फिर उस पे एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल वेज में हम वाटरिंग जब करते हैं उसे कहते हैं इरिगेटेड, राइट। अब इरिगेटेड फार्मिंग जो है ना, ये भी अब दो पार्ट में क्लासिफाइड होती है। एक हो गया आपका प्रोटेक्टिव फार्मिंग और एक हो गया आपका प्रोडक्टिव फार्मिंग। तो भाई आखिर ये प्रोटेक्टिव फार्मिंग क्या है, तो प्रोटेक्टिव इरिगेशन क्या है। सो प्रोटेक्टिव इरिगेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? सो टू प्रोटेक्ट द क्रॉप। तो नाम में ही आंसर है कि जब हम प्रोटेक्ट के बारे में बात करें, प्रोटेक्टिव बात कर रहे हैं, तो प्रोटेक्टिव इरिगेशन जो है टू प्रोटेक्ट द क्रॉप। अब क्रॉप को हमको किससे बचाना है? फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ व्हाट? फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर डेफिशिएंसी। देखो कुछ क्रॉप में क्या है, पानी की जरूरत ज्यादा होती है और अगर पानी कम हो जाए तो वो फसल खराब हो जाती है, तो मॉइस्चर डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, है ना। जैसे हमें अपने बॉडी को हाइड्रेट रखना पड़ता है ना, उसी तरह से हमें प्लांट्स को भी हाइड्रेट रखना पड़ेगा, लेकिन तो उसके लिए हमें अलग से जो है एक्स्ट्रा पानी देने की जरूरत है जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो दैट इज कॉल्ड, उसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज एक्चुअली प्रोटेक्टिव इरिगेशन। तो इसीलिए प्लांट को हमको किससे प्रोटेक्ट करना है? एडवर्स इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर डेफिशिएंसी, व्हिच ऑफन मींस दैट इरिगेशन एक्ट्स एज अ सप्लीमेंट्री सोर्स ऑफ वाटर। जैसे हम बॉडी के लिए विटामिन्स लेते हैं एज अ सप्लीमेंट्री सोर्स, ठीक है, खाना वगैरह खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद कई बार हमें कुछ विटामिन डेफिशिएंसीज हो जाती है जिसके लिए हम सप्लीमेंट्री टैबलेट्स लेते हैं। ठीक इस तरह से रेनफॉल जितना हुआ है दैट इज नॉट सफिशिएंट, उस प्लांट में और पानी की जरूरत है, तब हम जब उसमें इरिगेशन करते हैं, आर्टिफिशियल मींस में हम जब वाटरिंग द प्लांट कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रोटेक्टिव इरिगेशन। तो स्टूडेंट व्हाट इज प्रोटेक्टिव इरिगेशन वाला भी क्वेश्चन आप यहाँ से करके रखिएगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट में, दैट द स्ट्रेटेजी ऑफ दिस काइंड ऑफ इरिगेशन इज टू व्हाट? is to provide soil moisture to maximum possible area, जहां तक हो सके सॉइल में मॉइस्चर पानी होना चाहिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट? दैट इज प्रोडक्टिव इरिगेशन। अभी हमने पढ़ा प्रोटेक्टिव, अब प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव मतलब क्या है कि जहां आपकी फसल बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अब प्रोडक्टिव इरिगेशन क्या है? सो द प्रोडक्टिव इरिगेशन इज मीन टू प्रोवाइड sufficient soil moisture in the cropping season to achieve high productivity। अब प्रोटेक्टिव इरिगेशन क्या है कि जिस समय क्रॉपिंग जो सीजन होता है उस समय अगर पानी की जरूरत ज्यादा है, सॉइल में जरूरत है, सफिशिएंट सॉइल मॉइस्चर रहे और फसल खराब ना हो, क्योंकि अगर पानी कम होगा तो फसल भी खराब हो जाएगी, तो उसको प्रोडक्टिव बनाने के लिए भी हमें एक्स्ट्रा वाटरिंग करनी पड़ती है। तो इन सच इरिगेशन द वाटर इनपुट पर यूनिट एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड जो है हायर होता है देन प्रोटेक्टिव इरिगेशन। प्रोटेक्टिव इरिगेशन के कंपैरिजन में हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जब हम क्रॉपिंग सीजन के टाइम पर
देखते हैं कि सॉइल मॉइस्चर जो है वो सफिशिएंट होना चाहिए, और अगर सफिशिएंट नहीं है तो हमें उसमें क्या करना पड़ता है, फिर से इरिगेशन करना पड़ता है, पानी डालनी पड़ती है। तो वो पानी हम क्यों डालते हैं, ताकि हमारा फसल बहुत अच्छा हो। तो ऐसे कंडीशन में जो प्रोटेक्टिव इरिगेशन के कंपैरिजन पे आप यहाँ जो वाटर इनपुट करते हो वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू प्रोटेक्टिव इरिगेशन। ओके, तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, दैट इज द बेसिस ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, डिफरेंसेस बिटवीन प्रोटेक्टिव एंड प्रोडक्टिव इरिगेशन। ओके, अब चलते हैं अगले पॉइंट में। व्हाट इज दैट, दैट इज रेन फेड फार्मिंग। अब रेन फेड फार्मिंग क्या है, रेन फेड फार्मिंग जो है एक्चुअली डिपेंड करता है आपका बारिश के ऊपर में, है ना। अब रेन फेड फार्मिंग इज फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एडिक्वेसी ऑफ सॉइल मॉइस्चर। तो याद रखना सब में सॉइल मॉइस्चर, बट डिपेंड करता है आपके टॉपिक के बेसिस पर कि रेन फेड फार्मिंग जहां पर बारिश के थ्रू फार्मिंग होती है, जहां पर आप समझ लीजिए जैसे कि राइस का कल्टीवेशन अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर 200 सेंटीमीटर रेनफॉल से ज्यादा चाहिए या 150 सेंटीमीटर रेनफॉल से आपका चाहिए सफिशिएंट, तो वहां पर आपको आर्टिफिशियल वे में फिर जो है आपको क्या नहीं करने की जरूरत पड़ती है, आर्टिफिशियल वे में वहां पर आपको इरिगेशन करने की यानी कि वाटरिंग ऑफ द प्लांट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, सो रेन फेड फार्मिंग जो है इसे भी हम क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एडिक्वेसी ऑफ सॉइल मॉइस्चर ड्यूरिंग क्रॉपिंग सीजन इनटू व्हाट, तो इसके भी टू कैटेगरीज है। जैसे हमने इरिगेटेड फार्मिंग के टू कैटेगरीज देखे, एक है प्रोटेक्टिव इरिगेशन और दूसरा है प्रोडक्टिव इरिगेशन, राइट। एक प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि वाटर डेफिशिएंसी ना हो, और एक क्रॉप के अच्छे प्रोडक्शन के लिए कि और ज्यादा हमें पानी देने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ठीक इस तरह से रेन फेड फार्मिंग में क्या होता है, दैट इज ड्राईलैंड फार्मिंग एंड वेटलैंड फार्मिंग। तो अब ये ड्राईलैंड और वेटलैंड फार्मिंग क्या है, तो सबसे पहले ड्राईलैंड फार्मिंग। ड्राईलैंड फार्मिंग यानी कि जो सूखे इलाके होते हैं, है ना, जहां पर सूखा होता है, तो ऐसे इलाके पे कैसे करते हैं। सो इन इंडिया द ड्राईलैंड फार्मिंग इज लार्जली कन्फाइंड टू द रीजन हैविंग एनुअल रेनफॉल लेस देन व्हाट 75 सेंटीमीटर। तो ड्राईलैंड फार्मिंग उस इलाके में होती है जहां पर एनुअल रेनफॉल कितना होता है 75 सेंटीमीटर से जब कम होता है, यानी कि वो सूखे वाले इलाके होते हैं जहां पर मिट्टी में पानी की कमी होती है और वहां पर बारिश भी नहीं होती है। तो ऐसे रीजन जहां पर ड्राईलैंड फार्मिंग हम प्रैक्टिस करते हैं, वहां हम किस तरह के क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, वहां हम ग्रो करते हैं हार्डी एंड ड्रॉट रेजिस्टेंस यानी कि सूखे से बचने वाले क्रॉप्स, जिसमें हमें पानी की जरूरत कम पड़े, ठीक है, पानी कम लगे और हमारा काम हो जाए, क्योंकि हम उतना पानी तो वहां प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे क्रॉप्स के नाम क्या है जो ड्राईलैंड फार्मिंग में होते हैं, दैट इज रागी, बाजरा, मूंग, ग्राम एंड ग्वार, जिसको हम फोडर क्रॉप्स बोलते हैं, राइट। तो ऐसे क्रॉप जो हार्डी होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, और ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप्स होते हैं। तो नेम ऑफ दी hardy and drought resistant crop is another question for you, okay। और यहाँ से और एक कीवर्ड आता है कि एनुअल रेनफॉल जो है ड्राईलैंड फार्मिंग में कितनी होनी चाहिए। एनुअल रेनफॉल ड्राईलैंड फार्मिंग में 75 सेंटीमीटर से कम होती है, तब वहां पर ड्राईलैंड फार्मिंग होती है, ओके। और कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं ये भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद ये क्रॉप्स जो है वो उनका फीचर्स क्या है, तो वो हार्डी होते हैं और ड्रॉट रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके कौन से क्रॉप और क्या फीचर। इसके अलावा एंड दे प्रैक्टिस वेरियस मेजर्स ऑफ सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन, कि आपका क्या देखते हैं कि यहाँ पर बारिश तो कम हो रही है, तो हमको लेकिन सॉइल में मॉइस्चर तो चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम भले ऐसे क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं जिसमें कम पानी लगे, लेकिन पानी तो चाहिए ना, वाटरिंग तो करनी पड़ेगी। तो सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन पर ये फोकस करते हैं। और एक चीज इन इलाकों में प्रैक्टिस किया जाता है, दैट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, कि जो बारिश जब होती है तो उस पानी को हम कैसे जमा करके रखें ताकि हम इन फ्यूचर इन क्रॉप्स के लिए यूज कर पाए और उनको इरिगेट कर पाए, ओके। तो दीज आर द टू मेथड प्रैक्टिस। तो आपसे पूछा जा सकता है टू मेथड्स या फिर टू मेजर्स, ठीक है, टू मेथड और टू मेजर्स एसोसिएटेड विद द ड्राईलैंड फार्मिंग। तो ये भी क्वेश्चन लिख के रखिएगा। तो इसमें आपका क्या है, दैट इज द तो they are practicing various measures of soil moisture conservation and they are also practicing rain water harvesting। हो गया ये कंप्लीट। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, दैट इज व्हाट
वेटलैंड फार्मिंग। अब वेटलैंड फार्मिंग क्या है बच्चों? तो डेफिनेटली वेटलैंड है, यानी कि गीली मिट्टी है जहाँ पर बारिश ज्यादा होती है ना। तो ये हो गया आपका वेटलैंड फार्मिंग। तो जहाँ पर एक्सेस रेनफॉल होता है, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं वेस्ट बंगाल वाला इलाका, फॉर एग्जाम्पल बिहार वाले कुछ पार्ट, फॉर एग्जाम्पल उड़ीसा वाले, फॉर एग्जाम्पल केरला वाला पार्ट, है ना। ये आपका ये सूखे नहीं होते, यहाँ पर बारिश होती है, इसीलिए तो वेस्ट बंगाल में राइस का कल्टीवेशन होता है, राइट। सो इन वेटलैंड फार्मिंग द रेनफॉल इज इन एक्सेस ऑफ सॉइल मॉइस्चर, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स ड्यूरिंग रेनी सीजन एंड सच रीजन में फेस, ऐसे इलाके फ्लड फेस करते हैं, सॉइल इरोजन हैजार्ड्स फेस करते हैं, एंड दीज एरियाज ग्रो वेरियस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, ठीक है। तो ऐसे इलाके में जिस क्रॉप में बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है उसी क्रॉप को ये ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे ग्रो राइस, जूट एंड सुगर केन, एंड प्रैक्टिस व्हाट? दे प्रैक्टिस एक्वाकल्चर इन द फ्रेश वाटर बॉडीज, ठीक है। तो ये वेटलैंड वाले इलाके जहाँ पर पानी ज्यादा होती है वहां पर वो किस तरह के क्रॉप्स ग्रो करते हैं? वेरियस वाटर इंटेंसिव क्रॉप, यानी कि ऐसे क्रॉप जिसमें पानी की जरूरत ज्यादा है। अब अगर हम राजस्थान में चावल की खेती करें तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि उसमें जो उनका जो क्लाइमेट है, आपका कुछ इलाके हैं जहाँ पर सेमी एरिड है और कुछ इलाके बहुत ज्यादा सूखे वाले क्लाइमेट है ना। तो ऐसे इलाके पे जहाँ पर बारिश नहीं होती और वहां पर अगर हम वहां की जो मिट्टी भी होती है ना वो उसी अकॉर्डिंग ही होती है, तो वहां अगर हम बहुत ज्यादा पानी यूज करेंगे, इरिगेशन यूज करेंगे और सोचेंगे कि नहीं वहां पर हम खेती करें चावल की, तो उससे वाटर लॉगिंग बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अगर वेस्ट बंगाल, बिहार इन इलाके की अगर बात करें तो यहाँ जो मिट्टी है उसी तरह की है जो वाटर को एब्जॉर्ब करने की ताकत रखती है, और यहाँ पर वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स जो है वही ग्रो होते हैं, दैट इज राइस, जूट एंड सुगर केन। एंड व्हाट दे प्रैक्टिस एक्वाकल्चर इन द फ्रेश वाटर बॉडीज। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा द डिफरेंस बिटवीन व्हाट? द डिफरेंस बिटवीन इरिगेटेड फार्मिंग एंड व्हाट? रेन-फेड फार्मिंग। ओके, thank you for watching this video and please don't forget to like, share and subscribe this channel. Okay, thank you once again.